नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एसी सर्किट में आरसी पैरेलल सर्किट क्या होता है। मतलब कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्षेत्र में देखा जाए, ये एसी संबंध में देखा जाए तो आर व सी को यदि समानांतर में संयोजित कर देते हैं तो उस परिपथ में प्रत्येक शाखा में धारा क्या रहेगी, प्रत्येक शाखा में वोल्टेज का मान क्या रहेगा, प्रत्येक शाखा का पावर फैक्टर क्या रहेगा, धारा लीडिंग रहेगी या लैगिंग रहेगी, परिपथ की कुल धारा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, परिपथ की धारा का वेक्टर योग क्या होगा, इंपीडेंस को कैसे ज्ञात करेंगे, इन सब बातों का पूरा खुलासा करेंगे। बाद में अपने एडमिटेंस भी आता है, एडमिटेंस भी पढ़ेंगे, ससेप्टेंस देखेंगे, कैसे इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अभी जो ये सर्किट चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं वीडियो के आधार पर, इन्हीं एक टॉपिक के आधार पर आपको काफ़ी जो प्रश्नों का जो आंसर है वो मिलने की संभावना रहती है। आप कभी किसी प्रश्न में उलझ जाते हो, आपके समझ नहीं आता, आपके कंफ्यूज हो जाता है, तो आप इन सबको देखकर आप अपने कंफ्यूज दूर कर सकते हो। इसका मतलब एक इस वीडियो में आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके दिमाग के जो डाउट है वो बिल्कुल लगभग मेरे हिसाब से 99% क्लियर दूर हो जाएंगे, आपके डाउट दूर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब कि पीछे का दोहरा भी, आप पीछे जो पढ़ा है उसका भी दोहराना हो जाएगा, उसका भी रिवीजन हो जाएगा और आगे कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और यदि आपको लगे कुछ एक्स्ट्रा सीखा तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तो अब क्या देखेंगे कि आरसी पैरेलल परिपथ क्या होता है, ये देखेंगे आज। आरसी पैरेलल परिपथ, पैरेलल सर्किट, ये देखेंगे आज। आरसी का मतलब रेजिस्टेंस व कैपेसिटेंस दोनों को समानांतर में संयोजित करेंगे और फिर एसी सप्लाई से संयोजित करके फिर उसकी आगे की प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहना और नोट्स जरूर बनाना आप। मैं आपको अभी सर्किट डायग्राम के आधार पर बताता हूँ। देखो, जैसे आप लोगों ने देखा कि ये लगा दिया आप लोगों ने एक रेजिस्टेंस, गौर से देखना। अभी आज सिर्फ दो ही लगाने हैं, कल इससे पिछली वीडियो में आर व एल का पैरेलल सर्किट पढ़ा था, लेकिन आज पढ़ेंगे आर व सी का। इसका मतलब यहाँ क्या लगाएंगे, एक कैपेसिटर लगाएंगे। संपूर्ण बातें पढ़ेंगे इन दोनों को समानांतर में लगाने के बाद परिपथ में क्या क्या प्रक्रिया होंगी और कौन कौन सी राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं, ये जरूर देखेंगे अपन। अब देखो, यहाँ लगाया आप लोगों ने, ये एसी सप्लाई से संयोजित कर दिया। अब पॉइंट टू पॉइंट देखना, ये लगाई आप लोगों ने एसी। अब आगे की प्रक्रिया में दिखाता हूं। देखो, ये क्या है, ये आर है, आर का मतलब रेजिस्टेंस है। ये क्या है, ये सी का मतलब कैपेसिटर है। और अब इसके आर पार जो वोल्ट मीटर लगाएंगे वो क्या दिखाएगा, वो वी आर दिखाएगा। अब इसके आर पार जो वोल्ट मीटर लगाएंगे वो क्या दिखाएगा, वी सी दिखाएगा। अब ये कह सकते हैं वी आर क्या है, रेजिस्टेंस के आर पार वोल्टेज, वी सी क्या है, इस कैपेसिटर के आर पार वोल्टेज। इस कैपेसिटर के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दिखाता है, इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दिखाता है। और अब ये आपकी धारा है, ये कौन सी धारा है, ये आई टी कुल धारा है या लाइन धारा बता सकते हैं, कुल धारा कह सकते हैं। लेकिन इस रजिस्टर में से जो धारा प्रवाहित होगी वो उसको क्या कहेंगे, आई आर है, और इसमें से जो धारा प्रवाहित होगी उसको कहेंगे ये आई सी है। मतलब कि कैपेसिटर में से प्रवाहित होने वाली धारा और इस रजिस्टर में से प्रवाहित होने वाली धारा। और यहाँ जो वोल्टेज लगाएंगे एसी का, ये क्या है, ये कुल वोल्टेज है। अब इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। अब देखो, इसमें क्या होता है कि आप लोग पिछली वीडियो को देख चुके हो और समानांतर सर्किट के बारे में अच्छी तरह जानते हो। ये कौन सा समानांतर सर्किट है, ये रेजिस्टेंस व कैपेसिटेंस का समानांतर सर्किट है। मतलब एसी में रेजिस्टेंस व कैपेसिटेंस को यदि समानांतर में संयोजित कर देते हैं तो क्या क्या क्रिया होते हैं, किस प्रकार राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब अब आप लोग देख चुके हो समानांतर के सर्किट की सबसे बड़ी विशेषता होती है, पैरेलल सर्किट की सबसे बड़ी विशेषता होती है, क्या होती है कि इस परिपथ में, कौन से में, इस परिपथ में जितनी भी शाखाएं होंगी। अब यहाँ कितनी शाखाएं हैं, यहाँ दो शाखाएं, कौन कौन सी हैं, यहाँ आर शाखा है और यहाँ सी है। मतलब कि यहाँ रेजिस्टेंस का एक सर्किट अलग है और यहाँ कैपेसिटर का एक सर्किट अलग है, दोनों सर्किट अलग है। यहाँ कितने भी सर्किट हो सकते हैं, 2 3 4 5 6, लेकिन सब किस में है, ये समानांतर में संयोजित है। इसका मतलब कह सकते हैं कि वी आर, वी सी और वी तीनों का मान बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि तीनों की तीनों किस में संयोजित हैं, समानांतर क्रम में संयोजित है। इसलिए कह सकते हैं समानांतर क्रम संयोजन की विशेषता होती है कि परिपथ की प्रत्येक शाखा, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, प्रत्येक शाखा में वोल्टेज का मान बराबर होता है। ठीक है ना, परिपथ की प्रत्येक शाखा में। यहां क्या लिख सकते हैं, पहला कारण लिख सकते हैं, परिपथ की प्रत्येक शाखा में, शाखा कौन कौन सी है, जैसे यहां कौन सी है, यहां आर व
सी, दो शाखाएं हैं, में जैसे आर व सी में वोल्टेज का मान या विभवांतर का मान, वोल्टेज का मान बराबर होता है, बराबर हो। अब पूछा जाए किसके बराबर होता है, लगाए गए वोल्टेज के बराबर, बराबर होता है कोष्टक में लगाए गए वोल्टेज के बराबर, लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब एक चीज समझ में आ गया अपने, मैं पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को जीरो लेवल से नीमी पैटर्न के आधार पर। अब अपनी बातें सारी समझते रहो और वीडियो को कंप्लीट लास्ट टाइम तक देखते रहो और अपने नोट्स का निर्माण करते रहो और अपनी दिमाग की मेमोरी तेज करते रहो, इंप्रूवमेंट करते रहो और कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा और आप अपनी सफलता को प्राप्त आसानी से कर लोगे। यही होता है कि जीरो लेवल से पढ़ने का, नीमी पैटर्न पे आधार पर पढ़ने का यही फायदा होता है कि मन में कॉन्फिडेंस होगा, पढ़ाई में इंप्रूवमेंट होगा, इलेक्ट्रिशियन में मजबूत हो जाओगे और अपनी सफलता को आसानी से प्राप्त कर लोगे। इसका मतलब जब भी आप पूरा वीडियो देखोगे, शुरू से लेकर लास्ट एंड तक देखोगे, तो आपका ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें आप अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये लिख सकते हैं कि V बराबर वी आर होगा और बराबर वी सी होगा। ये तीन चीजें आपको एक चीज सामने निकल के आ गई कि यहाँ टोटल वोल्टेज का मान बराबर रहेगा, लिख दिया। अब बात करेंगे धारा की। देखो धारा आप लोग देख चुके हो, समानांतर परिपथ में धारा केसीएल के नियम के बराबर ज्ञात की जाती है। केसीएल का बीजगणित योग होता है, केसीएल का बीजगणित योग किरचॉफ करंट लॉ का बीजगणित योग होता है, जो डीसी में होता है और रेजिस्टेंस में होता है। मान लीजिए कि एसी में रेजिस्टेंस ही लगाए हैं सारे, एक नहीं यहाँ आज सी लगा रखा है, इससे पिछले वीडियो में एल लगाया था। मान लीजिए कि यहाँ सारे रेजिस्टेंस ही होंगे, न कोई कैपेसिटर होगा न कोई इंडक्टेंस होगा, तो धारा का बीजगणितीय योग होगा या वेक्टर योग होगा, वहाँ धारा का बीजगणितीय योग होता है। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस सर्किट में धारा का बीजगणितीय योग होता है, ठीक है, और डीसी परिपथ में धारा का बीजगणितीय योग होता है। लेकिन एसी परिपथ में रेजिस्टेंस के बिना सी और एल जहाँ लग जाता है वहाँ कुल धारा कैसे ज्ञात करेंगे, परिपथ की प्रत्येक धारा का वेक्टर योग करेंगे, न कि बीजगणितीय योग करेंगे, और रेजिस्टेंस में बीजगणितीय योग करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इस धारा को कैसे ज्ञात करेंगे। अब इस परिपथ में धारा ज्ञात करें, कौन सी, यह धारा ज्ञात कर सकते हैं आई आर क्या है, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कौन सी है, आई आर है। इसको कैसे ज्ञात करोगे, आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि आई का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, V/R ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है जिस भी धारा को ज्ञात करोगे, जिस सर्किट की धारा ज्ञात करोगे, वहां यदि जो धारा के परिवर्तनों का विरोध करता है वोल्टेज को उससे डिवाइड कर देंगे तो वहां धारा मिल जाएगी। इसका मतलब वोल्टेज यहाँ इस वोल्टेज को इससे डिवाइड कर देंगे, और आपको पता है ये वोल्टेज तीनों बराबर हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं V/R। इसमें धारा का विरोध कौन कर रहा है, R कर रहा है, और इसमें धारा का विरोध कौन कर रहा है, Xc कर रहा है। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो। Xc क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जो कैपेसिटर में प्रवाहित हो रही धारा के परिवर्तनों का धारा में अवरोध उत्पन्न करता है। R क्या है, रेजिस्टेंस है, जो कि इस रेजिस्टेंस में धारा प्रवाहित हो रही है उसके परिवर्तनों का विरोध करता है या उसमें धारा का विरोध करता है। इसका मतलब एक चीज आ गई कि इस रेजिस्टेंस में धारा ऐसे ज्ञात करेंगे। फिर दूसरी धारा कौन सी आती है, आई। इस कैपेसिटर में से धारा प्रवाहित हो रही है, कैपेसिटर में प्रवाहित धारा है, कैपेसिटर में प्रवाहित धारा IC है। इसको कैसे ज्ञात करोगे, V/XC, क्योंकि यहाँ धारा का विरोध अक्ष द्वारा हो रहा है, ये एम्पियर में। मैं पूरी बातें बताऊंगा, जो भी आप समांतर सर्किट हल करोगे तो आपके सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन आपके पास धारा 3 है, एक धारा ये भी आ गई। यहाँ धारा का विरोध कौन कर रहा है, आप लोगों को पता है, जहाँ कैपेसिटर होता है और जहाँ रेजिस्टेंस होता है, दो ऐसी सर्किट में होते हैं, तो फिर धारा का विरोध कौन करता है। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, रिएक्टेंस, ये क्या रिएक्टेंस है, तो धारा के परिवर्तनों का विरोध Z करता है, तो यहाँ धारा के परिवर्तनों का विरोध कौन करेगा, यहाँ Z करेगा। Z का मतलब प्रतिबाधा करेगी, और प्रतिबाधा को ज्ञात करेंगे। इसका मतलब यहाँ IT का मान कैसे ज्ञात करेंगे, परिपथ की कुल धारा V/Z होती है, ये आप अच्छी तरह जान चुके हो। अब आगे एक एक पॉइंट और देखें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस धारा को यदि इसकी एवज में मैंने यहाँ लिया है V ले लिया, Z ले लिया, लेकिन यहाँ दो धाराएं भी तो हैं, तो केसीएल के नियम के अनुसार क्या होता है, केसीएल का बीजगणित योग देखें, ये केसीएल किरचॉफ करंट लॉ का बीजगणित योग देखते हैं, तो क्या होता है, IT बराबर IR प्लस IRC होता है। दोनों धाराएं जोड़ देते हैं, ये बीजगणित योग होता है। कौन सा है, बीजगणित योग होता है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे,
एसी सर्किट में ऐसा नहीं होगा। ये कब होगा? जब रेजिस्टेंस होगा, आर होगा, या फिर डीसी सर्किट होगा तो बीजगणित योग ही लागू होता है। दोनों में कौन सा लागू होता है? बीजगणित योग। लेकिन यहाँ न तो आर अकेला है और न डीसी है, तो फिर कौन सा योग लगाएंगे? केसीएल का वेक्टर योग लगाएंगे। यहाँ कौन सा लगाएंगे? केसीएल का वेक्टर योग लगाएंगे। वेक्टर योग लगाएंगे, धारा का कुल धारा ज्ञात कर। और वेक्टर योग कैसे? वेक्टर योग के अनुसार कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जैसे यहाँ वेक्टर योग लगाते हैं तो निकल के आता है IT। यहाँ लिख देते हैं इसमें परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा IT बराबर कैसे ज्ञात करेंगे? ये होगी उस वेक्टर योग की। वेक्टर योग मतलब ये होता है कि IT का मान यदि ज्ञात करें, IT वेक्टर योग ऐसे बराबर IR ये प्लस IC ये वेक्टर योग होता है। इसका मतलब किस किस का वेक्टर योग लिख सकते हैं? IR व IC का वेक्टर योग, परिपथ की कुल धारा की बात कर रहे हैं, कुल धारा वेक्टर योग होता है। वेक्टर योग होता है। काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है किसी आर परिपथ में धारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये मैंने आर व सी को लिखा है, लेकिन यहाँ परिपथ की जितनी शाखाएं होंगी, प्रत्येक शाखा में जो धारा प्रवाहित होगी उन सब का वेक्टर योग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? परिपथ की कुल धारा मिल जाएगी। और वैसे आप V/Z से परिपथ की कुल धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। ये कहाँ थी? ये इस RL या RC या RLC परिपथ में आते हैं, वहाँ धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला आता है। सीरीज में तो नहीं था, सीरीज में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो अब देखो बात करते हैं आगे कि यहाँ इस परिपथ के कुल धारा ज्ञात करी तो ये लिख लिया। तो इस कुल धारा को यदि ज्ञात करते हो वेक्टर योग को और कैसे दर्शा सकते हैं? ये आपके सामने ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि IT बराबर, IT को ज्ञात करें तो IR स्क्वायर ऐसे भी आता है वेक्टर योग, प्लस IC स्क्वायर और ये इसका रूट आता है, ये होता है वेक्टर योग। यहाँ भी ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर ऐसे, एक ही बात है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ऐसे वेक्टर योग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार एक छोटा सा कंफ्यूज और उत्पन्न कर देते हैं। कैसे? यहाँ इस IR का मान क्या है? आप लोग देख चुके हो IR बराबर V/R है। देखो ये IR बराबर V/R है और IC बराबर V/C है। क्या मैं यहाँ इनका मान लिख दूँ? मान लिखने से क्या होगा? देखो IT बराबर, ये क्या है? IT परिपथ की कुल धारा। IR क्या है? रेजिस्टेंस में से प्रवाहित धारा। रेजिस्टेंस में से प्रवाहित धारा, मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस में से प्रवाहित धारा को कैसे ज्ञात करेंगे? V/R। यहाँ मैं लिख देता हूँ V/R और ये होल स्क्वायर प्लस IC में से प्रवाहित धारा आप लोग जानते हो V/AC, मैंने आपको पहले बता दिया V/AC का होल स्क्वायर और ये लगा दिया रूट। ये भी आता है परिपथ में कभी कभी। तो जितने भी होंगे उनका मान रख के भी आप इनका मान ज्ञात कर सकते हो। इनके मान से क्या आपको राज मिलने वाला है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये परिपथ का कौन सा? किरचॉफ वेक्टर योग लगाते हैं ना कि बीजगणित योग लगाते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों ने क्या देखा? अब तक देखिए आप लोगों ने धारा देखी और वोल्टेज देखा, लेकिन अब क्या देखेंगे? एडमिटेंस भी आएगा और प्रतिबाधा भी आएगी और पावर फैक्टर भी आएगा और परिपथ में वेक्टर योग या फिर फेजर डायग्राम आएगा। उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे, तब जाके आपको पूरा संपूर्ण परिपथ समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए देखते रहिए और आपको दिखाते हैं फेजर डायग्राम के अनुसार इस धारा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं और परिपथ की प्रतिबाधा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इन सब का अध्ययन करने वाले हैं अभी। अब देखो क्या देखेंगे? इस परिपथ को फेजर डायग्राम के अनुसार कैसे हल कर सकते हैं। इस परिपथ को वेक्टर डायग्राम के आधार पर कैसे, इसका मतलब कि इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के बाद आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि इसका पावर फैक्टर कैसे क्या होता है। देखो ग्राफ खींच के दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। चलो मैं ग्राफ यहीं खींच देता हूँ, यहीं भी इसके जो थोड़ा सा ग्राफ खींच के दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ग्राफ में क्या होगा, ये देखो यहाँ से, जैसे ये ले लिया आप लोगों ने, जैसे ये लिया, यहाँ लिया x और यहाँ x माइनस, यहाँ y माइनस, ऐसे देखो आप। अब यहाँ देखो मैंने आपको बताया था इस परिपथ में कॉमन क्या है? इस परिपथ में प्रत्येक शाखा में वोल्टेज बराबर है, तो लिख सकते हैं यहाँ v यहाँ इस पे लेंगे और v बराबर होता है, आप लोगों को पता VR बराबर VLC, तीनों बराबर हैं, चाहे किसी का भी मान लिख दो, यहाँ पे तीनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ अब धारा की बात करें, देखो इस परिपथ में कौन से में R में प्रवाहित धारा कैसी होगी? R में I कैसे होगी? इन फेज होगी, V के इन फेज होगी। आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि रेजिस्टेंस में प्रवाहित धारा उसके विभवांतर के इन फेज होती है। यहाँ इन फेज रहेगी जिसका सिंबल ये होता है, देखो इन फेज में ये वोल्टेज और ये धारा, ये वोल्टेज। तो यहाँ अब इसके इन फेज में क्या दिखाएंगे? अब इसके इन फेज में दिखाएंगे ये धारा आपकी, ये क्या है? IR है।
ये इस वोल्टेज के इन फेज में ये धारा रहेगी। लेकिन अब कैपेसिटर की यदि बात की जाए, इस कैपेसिटर की बात की जाए तो क्या होगा, आई वी से 90 डिग्री लीड होगी। कितने डिग्री होगी, आई वी से 90 डिग्री लीड होगी, या वी आई से 90 डिग्री लैग होगा। एक ही बात है, दोनों बात। अब देखो यहां इस धारा को दर्शाएंगे, क्योंकि परिपथ का पूरा संपूर्ण हल कर इस धारा को दर्शाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि लीड राशि कौन सी होगी, जो राशि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगी वो लीड होगी, और जो राशि क्लॉकवाइज चलेगी वो लैग होगी। अब दोनों चीजें देखनी है। वोल्टेज यहां निर्धारित हो गया कि वोल्टेज ही रहेगा। अब वोल्टेज से लीड चलानी है किसको, किसकी धारा को, इसकी धारा को लीड चलानी। लीड कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। कहां से, वोल्टेज से एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, तो यहां दिखाएंगे कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये आ गया आपको, ये 90 डिग्री आपको दिखा दी। यहाँ आई सी का मान दिखाया, ये कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। अब यदि यहाँ इस ग्राफ को खींचे, ग्राफ को पूरा करें, तो ये आता है यहाँ से, ये परिपथ की दोनों धाराएं हैं, परिपथ की दोनों धाराएं आ गई। अब यहाँ से आप देखोगे, इसको धारा को पूरा करें, ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी आई, ये आ गई आपकी कुल आई, कुल धारा का मान आ गया। तो आपके सामने आ गई कि यहाँ क्या है, ये परिपथ की कुल धारा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, आई सी के पृष्ठ में से प्रवाहित धारा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, आई आर इस रेजिस्टेंस से प्रवाहित धारा, और दोनों का वेक्टर योग ये मिलके आ गया ये। तो आपके सामने हो क्या गया, अब ये हो गया, इस समकोण त्रिभुज बन गया। ये कैसा समकोण त्रिभुज बन गया, ये ऐसा समकोण त्रिभुज बन गया, ये ऐसा, ये आई सी, ये आई और ये आई आर, ये बन गया समकोण त्रिभुज। अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। समकोण त्रिभुज को सोल्व करने के लिए ये आपके सामने क्या है, देखो समकोण त्रिभुज को सोल्व कैसे करते हैं, हल कैसे करते हैं। ये लंब है, ये आधार है, और ये आपका कर्ण है। और कर्ण लंब आधार को कैसे सोल्व करते हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हो। तो अब इस परिपथ की धारा कैसे निकालेंगे, वही बात है कि ये परिपथ की कुल धारा आ गई, ये धारा आ गई, ये आई टी। तो वही बात आ गई, आई टी बराबर आप लोग जानते हो क्या, कि इसका और इसका वेक्टर योग आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर, और यही मैंने आपको बताया था। फेजर डायग्राम से ये साबित हो गया कि इस परिपथ का वेक्टर डायग्राम के आधार पर इस परिपथ में दोनों धाराओं का वेक्टर योग परिपथ की कुल धारा होगी। लेकिन अब देखोगे आप लोग, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का ये कोस फाई है। गौर से मेरी बात सुन रहे, ये कोस फाई, इसका मतलब ये पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर की परिभाषा क्या थी, करंट व वोल्टेज के बीच बने कोण की कोण। करंट तो ये है, वोल्टेज ये, देखो वोल्टेज ये है, करंट ये है, दोनों के बीच की कोण की कोण कौन सी है, ये है, ये फाई थीटा, थीटा एंगल बन गया। ये क्या है, ये पावर फैक्टर है। अब आप लोग पावर फैक्टर को ज्ञात करना चाहें, इस परिपथ का पावर फैक्टर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कोस फाई। अब आप लोगों को पता है, यहाँ आप लोग देखोगे एल ए एल और के, ये त्रिकोणमिति हल करने का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे सॉरी आधार, ये हो गया। ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये कोस को दर्शाता है, और ये टेन को दर्शाता है। तीन होगी तो कोस को दर्शाया है। आपने कोस की बात करें, आधार बटे कर्ण होगा, आधार में क्या है, आई आर है, तो आई आर, कर्ण में क्या है, आई है। तो इसके अनुसार आप इस परिपथ का पावर फैक्टर ज्ञात कर सकते हो। लेकिन आप लोग तो एक ही पढ़ के आते हैं, पावर फैक्टर R/Z होता है, लेकिन वो सीरीज सर्किट में होता है, पैरेलल सर्किट में नहीं होता है। पैरेलल सर्किट में कैसे होगा, अब आपको बताऊंगा पैरेलल सर्किट में पावर फैक्टर का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, इसके आधार पर क्या निकाला आप लोगों ने, इसके आधार पर इस परिपथ की कुल धारा की गणना की, इस परिपथ में पावर फैक्टर का मान निकाला, लेकिन इस परिपथ की प्रतिबाधा तो नहीं निकाली अब तक। तो प्रतिबाधा को कैसे सोल्व करेंगे। अब प्रतिबाधा को सोल्व करने का तरीका आपको बताता हूं। देखो प्रतिबाधा को कैसे सोल्व किया जा सकता है, आप लोग यहाँ देखोगे कैसे, किस परिपथ की प्रतिबाधा आप लोग जानते हो, अभी निकाला आप लोगों ने कि आई टी का मान, आई टी का मान, परिपथ की कुल धारा का मान कैसे ज्ञात किया आप लोगों ने, जो आपको अभी दिख रहा है। तो मैं यहाँ से मिटा के इस परिपथ की कुल धारा लिख देता हूँ, और परिपथ का फेजर डायग्राम के अनुसार से इसका प्रतिबाधा ज्ञात करता हूँ। देखो यहाँ लिखा आप लोगों ने, क्या लिखा कि आई टी बराबर क्या लिखा, आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर का रूट, इसका अर्थात ये लिखा आई टी का वेक्टर योग क्या होगा, आई आर प्लस आई सी का वेक्टर योग ये होता है, और यही सेम यहाँ आता है। अब ये भी आप लोग जानते हो क्या कि इस परिपथ में आई आर का मान कैसे ज्ञात किया, आई आर का मान, इसका मान कैसे ज्ञात किया, वी अपॉन आर, और आई सी का मान कैसे ज्ञात किया, वी अपॉन एक्स सी। ये देखा आप लोगों ने, देखा।
ये आप देखने के बाद इसमें निकल के आता है कि यहाँ इस आई आर के बदले में इसका मान रखूँ और इस आई आर के बदले में आई सी के बदले में इसका मान रखूँ, तो यहाँ आ गया वी अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस वी अपॉन एक्स सी का होल स्क्वायर का रूट एक आपको ये निकल के आता है। क्या है? ये परिपथ की कुल धारा निकल के आई। मैं यहाँ आप किसको सोल्व करना बता रहा हूँ, अभी आप लोगों को इस परिपथ की कुल प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे। प्रतिबाधा ज्ञात करने के बाद आपको एडमिटेंस सिखाऊंगा जो कि बहुत ईजी है यहाँ से, ठीक है। तो परिपथ को पूरा सोल्व करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे कि परीक्षा में कोई क्वेश्चन आया हो और आपके सामने इसका आंसर नहीं हो, ऐसा आपके मन में कन्फ्यूज नहीं छोड़ेंगे। जब तक वीडियो को लास्ट एंड तक देखोगे तो आपके मन में सारी कन्फ्यूज दूर हो जाएगी। लेकिन यदि वीडियो को स्किप कर देते हो और वीडियो को बीच में छोड़ देते हो तो लास्ट एंड में क्या होगा आपको समझ में आने वाला नहीं है। मैं पॉइंट टू पॉइंट जीरो लेवल से आपको संपूर्ण बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो इस परिपथ की क्या ज्ञात करें, परिपथ की कुल प्रतिबाधा ज्ञात कर रहे हैं। तो प्रतिबाधा देखो ये आपकी प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को किससे दर्शाएंगे? जेड से दर्शाएंगे, जिसकी इकाई क्या होगी? ओम होगी। प्रतिबाधा किससे कहते हैं? इस परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में जो गुण अवरोध उत्पन्न करता है उसको प्रतिबाधा कहते हैं, जिसको जेड से दर्शाते हैं। अपन उसकी बात कर रहे हैं। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे ये देखेंगे कि आप लोगों ने बताया था कि यहाँ पे आई बराबर वी अपॉन जेड, मैंने आपको बताया था, ये शुरू में बताया था। आई बराबर यहाँ था, आई बराबर वी अपॉन, यहाँ पे आई क्या है? वी अपॉन आर है। यहाँ पे आई बराबर क्या है? वी अपॉन एक्सी है। लेकिन यहाँ पे आई बराबर क्या है? वी अपॉन जेड है। तो यहाँ आई बराबर वी अपॉन जेड लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? आई बराबर वी अपॉन जेड बराबर वी अपॉन आर प्लस वी अपॉन एक्सी। समझ में नहीं आया तो मेरे को बताना कि सर समझ में नहीं आया है, आप दोबारा बताइए, तो मैं अगले वीडियो में आपको पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन कमेंट्स में जरूर बताना, समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बताना, और आ गया हो तो भी बताना मेरे को कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आप अच्छे तरह से पढ़ा रहे हो, या फिर और आपको कोई कन्फ्यूज होता हो कमेंट्स में मेरे को जरूर इसके बारे में विचार विमर्श करना। अब आगे इसको हल करते हैं। ये वी अपॉन जेड है। अब मान लीजिए कि इसको आगे हल करते हैं। आप हल करना जानते हो समीकरण को, मैं समीकरण को हल कर रहा हूँ किसको? इस प्रतिबाधा को ज्ञात करने के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ से v कॉमन लेंगे, v अपॉन जेड बराबर v अपॉन जेड बराबर v अपॉन जेड है, इसको v कॉमन ले लिया आप लोगों ने, ये ले लिया v कॉमन, तो बच क्या गया आपके सामने? ये बच गया 1 अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सी का होल स्क्वायर, ये बच गया। v से v कैंसिल, यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया। तो यहाँ क्या हो गया? 1 अपॉन जेड बराबर 1 अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सी का होल स्क्वायर, और ये आ गया आपका रूट। कभी कभार क्या होता है, अभी आपके सामने कंफ्यूज है, कभी कभार क्या होता है कि इसकी अकेले जेड का मान ज्ञात करते हैं, ओनली अकेले, मैंने 1 अपॉन जेड लिखा है, यदि अकेले जेड का मान ज्ञात करो तो क्या लिख सकते हैं? जेड बराबर देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लगा दिया रूट। कभी कभार ये भी आता है। तो यदि एक 1 अपॉन जेड के बराबर आता है तो ये आता है, और अकेला सिंगल जेड की बात करते हैं तो ये एक के नीचे सारी चीज़ें ये मतलब पक्षांतरण किया जाते हैं, समीकरण हल करते हैं तो ये आता है। तो चौंकने वाली बात नहीं है। आगे लिख दो इसकी इकाई ओम, आगे लिख दो इसकी इकाई ओम, आगे लिख दो इसकी इकाई ओम। आगे समझ में? ये तो था आपका परिपथ की कुल प्रतिबाधा जो आप लोग अभी देख रहे हो। लेकिन यदि परिपथ की कुल प्रवेश्यता, कुल एडमिटेंस की बात की जाए, क्योंकि इसको आप यदि आपसे पूछा जाए परिपथ की कुल प्रतिबाधा ज्ञात करनी है तो कितना काम हो गया। यहाँ पे आप लोग देखोगे 1 अपॉन आर लिखोगे, फिर इसका होल स्क्वायर लगाओगे, फिर 1 अपॉन एक्स लिखोगे, इसका होल स्क्वायर लगाओगे, कितना बड़ा टेढ़ा काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ उसको न रखते हुए, किसको? इस प्रतिबाधा को, प्रतिबाधा के मान से इस परिपथ को न निकालते हुए किसका मान निकाल सकते हैं? यहाँ प्रवेश्यता का मान निकाल सकते हैं। यहाँ प्रवेश्यता वाई होती है, और आप लोगों को मैंने इससे 2 वीडियो पहले पढ़ाया था कि प्रवेश्यता मतलब कि एडमिटेंस, ससेप्टेंस और कंडक्टेंस क्या होती है, बताया था, फिर भी आपको रिवीजन करवा देता हूँ, कोई बात नहीं है। एडमिटेंस किससे कहते हैं? प्रतिबाधा का उल्टा एडमिटेंस होता है। कंडक्टेंस किससे कहते हैं? रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। ससेप्टेंस किसे कहते हैं? इस रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस होता है। मतलब कि ये हो गया जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा वो क्या हो गया? रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस है। मतलब कि प्रतिरोध है, प्रेरक प्रतिघात है, धारित्य प्रतिघात है और प्रतिबाधा। लेकिन यदि इन सब का उल्टा कर दिया जाए तो विद्युत धारा के मार्ग में सहयोग प्रदान करने वाला अवश्य गुण बन जाएगा, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, जिसको चालकता कहते हैं। मैंने आपको बता दें, मैं क्यों बता रहा हूँ, लिखवा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ इससे 2 वीडियो पहले। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, जिसको चालकता कहते हैं, जिसका महो या असाइनमेंट होते हैं, मैं आपको रिविजन करवा रहा हूँ, आपको याद हो जाए, आपने वीडियो नोट्स बनाए होंगे तो आपको अच्छी तरह याद होगा।
फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर कहते हैं रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस होता है, रिएक्टेंस की इकाई ओम थी, यहाँ इसकी इकाई महो या साइमन होगी। फिर कहते हैं प्रतिबाधा इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस का उल्टा एडमिटेंस होता है, जो जिसकी इंपीडेंस की इकाई महो थी साइमन थी, तो एडमिटेंस की इकाई क्या होगी, महो या साइमन होगी। तो यहाँ एडमिटेंस की बात करने वाले हैं। एडमिटेंस की बात करेंगे कि परिपथ की कुल एडमिटेंस क्या होगा, परिपथ की कुल प्रवेश्यता क्या होगी, एडमिटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवेश्यता। परिपथ की कुल प्रवेश्यता की बात करें, कुल एडमिटेंस की बात करें तो कैसे लिख सकते हैं। देखो आप लोगों को पता है प्रवेश्यता ये है, ये क्या है, 1/z होता है, याद रखना 1/z होता है। y से दर्शाते हैं प्रवेश्यता को, किससे दर्शाएंगे, y से दर्शाएंगे, और इसकी इकाई महो या साइमन होती है। अब y का मतलब क्या है, y बराबर होता है 1/z, और 1/z तो ये भी है। देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं y, 1/z ये हम y लिख सकते हैं बराबर। आपको बताया ससेप्टेंस क्या होता है, देखिए कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को c से दर्शाते हैं, कंडक्टेंस को g से दर्शाते हैं। g बराबर होता है 1/r, इसका मतलब एक r का प्रतिरोध का उल्टा कंडक्टेंस चालकता होती है ये, और यहाँ ये भी है। देखो इसका मतलब ये क्या हो सकता है कि यहाँ लिख सकते हैं g², और ससेप्टेंस का उल्टा ये है xc, जिसको रिएक्टेंस बोलते हैं, रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस होता है, जिसको b से दर्शाते हैं, तो यहाँ इसके बराबर लिखेंगे b। दोस्तों यदि आप इनके बारे में अच्छी तरह जानना चाहो, YGB मैंने क्या लिखा है, तो इसे 2 पीडीएफ में पढ़ाया था कि व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज ससेप्टेंस और व्हाट इज अपने एडमिटेंस, ये क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छी तरह पढ़ा रखा है। तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देखोगे तो आपके सारे कन्फ्यूज हो जाएंगे, और काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा आप लोगों को, कि उनसे कभी कभार नहीं काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कंडक्टेंस, ससेप्टेंस कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, एडमिटेंस क्या होता है, इनकी इकाइयाँ क्या होती हैं, इनका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है। फिर भी मैं आपको एक इस एडमिटेंस त्रिभुज के बारे में पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, कि एडमिटेंस त्रिभुज क्या होता है, जिससे कि आपके सारे के सारे पैरेलल सर्किट हल हो जाएंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, वो पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। तो इससे पहले देखो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एडमिटेंस, जिसको आप लोगों ने ज्ञात किया। अब आप लोगों को पता है यहाँ रेजिस्टेंस होगा, देखो यहाँ रेजिस्टेंस होगा और यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। अब यदि आप उसके मान को देखोगे तो इसके मान को कैसे ज्ञात करोगे, पहले इसके मान ज्ञात करोगे, फिर जेड निकालोगे, जेड का उल्टा करोगे, फिर आपको निकलेगा ये, तो सीधा निकाल देते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए 5 ओम रेजिस्टेंस है, तो 1 में 5 का भाग दे दो, क्योंकि जी बराबर होता है 1/r। 1 में यदि रेजिस्टेंस का मान 5 है, इसमें इसका भाग दे दो और इसका सीधा डायरेक्ट। फिर कहते हैं इसका मान यदि 10 ओम है तो 1/10 कर दो, 10 में इसका 1 में 10 का भाग दे दो, क्या निकल जाएगा आपका b निकल जाएगा। यहाँ 20 का डायरेक्ट यदि y का मान निकल जाता है, अर्थात इस एडमिटेंस का मान निकल जाता है, तो बहुत काफ़ी इजी हो जाता है। अब देखेंगे बहुत काफ़ी इजी क्या हो जाता है, ये होता है कि परिपथ का कुल जो पावर फैक्टर होता है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तो अकेला पावर फैक्टर क्या है, यहाँ अकेला पावर फैक्टर आपको लग रहा है लीडिंग है, क्योंकि धारा लीडिंग चल रही है। यहाँ परिपथ का पावर फैक्टर इन फेज है, तो इस परिपथ का कुल पावर फैक्टर क्या होगा। जैसे आप लोगों ने देखा था कि IR में I का भाग देते थे, लेकिन IR का मान पता ही नहीं है, इसका मान पता नहीं, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि ये देखा था आप लोगों ने कि cos फाई बराबर होता है R/Z, जानते हो प्रतिरोध व प्रतिबाधा के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। मैंने जितनी बातें बताई वो लिख लेना, आपको अच्छी तरह याद होंगी। परिपथ का पावर फैक्टर R/Z होता है, और R का उल्टा क्या है G, Z का उल्टा क्या है Y। तो पैरेलल सर्किट में cos फाई को कैसे ज्ञात करेंगे, G/Y, ये ज्ञात करेंगे। इसका मतलब G/Y से परिपथ का पावर फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए क्या G/I नहीं हो तो क्या रेजिस्टेंस व इम्पीडेंस से परिपथ का पावर फैक्टर ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे कंफ्यूज आ चुके हैं आपके सामने, आएंगे आगे और भी आएंगे आपके सामने। फिर भी मैं आपको दोहरा रहा हूँ, क्या आएंगे देखो आप लोगों के सामने। यहाँ G बराबर क्या होता है, देखो cos फाई का मान भी ज्ञात करो, इस cos फाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे। G बराबर होता है 1/r, इस G बराबर 1/r होता है, Y बराबर होता है 1/Z। यदि इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, cos फाई बराबर आता है Z/r। तो दोस्तों याद रखना, इस पैरेलल सर्किट में cos फाई को इससे ज्ञात कर, Z/r से ज्ञात करेंगे। Z/r होगा एक सर्किट, ये आपका ये होगा। दूसरा G/Y होगा, एक इससे ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा इससे ज्ञात कर सकते हैं,
तीन बातें होगा आपकी। पावर फैक्टर कैसे भी, आप इसे परीक्षा में पावर फैक्टर कैसे भी पूछा जा सकता है। फिर भी आपको पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला और बताऊं आप लोगों को, आप लोग क्या देखते आते हो, आप लोग देखते हो पी ऐसी परी में वी आई कोस फाई होता है। परिपथ में यदि पावर ज्ञात करते हैं तो वी आई कोस फाई आता है जो वाट में आता है, ठीक है। लेकिन पावर फैक्टर की बात करें तो क्या आता है, कोस फाई बराबर यदि ज्ञात करें तो पी अपॉन वी आई भी आता है। याद रखना पी अपॉन वी आई भी आ सकता है, ये भी आपका पावर फैक्टर का फॉर्मूला हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से आप पावर फैक्टर को ज्ञात कर सकते हो। पावर फैक्टर होता क्या है, रेजिस्टेंस व इम्पीडेंस का अनुपात होता है, करंट धारा के बीच का कोण होता है, वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति का अनुपात होता है, ये पावर फैक्टर होता है। लेकिन अब पूछा जाए क्या इस परिपथ का पावर फैक्टर लीडिंग होगा, क्या इस परिपथ का पावर फैक्टर इन फेज होगा, क्या लेगिंग होगा, कैसे हो सकता है। अब आप लोग जानते हो धारा व वोल्टेज के बीच का कोण होता है। धारा लीडिंग चलेगी तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा और धारा लेगिंग चलेगी तो पावर फैक्टर लेगिंग होगा। इसमें बताओ धारा कैसे चल रही है, ये तो वोल्टेज है, ये क्या है, ये वोल्टेज है। वोल्टेज से परिपथ की कुल धारा ये है, ये तो आईसी की धारा थी, ये आईआर की धारा है, ये तो फेज है, आईए ये 90 डिग्री है, लेकिन कुल धारा तो ये है ना आईटी। तो इस परिपथ इस कुल वोल्टेज से कुल परिपथ की धारा लेगिंग है लीडिंग है, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या है, लीडिंग है। कितने डिग्री लीडिंग है, देखो यहाँ ऐसे होता तो 90 डिग्री कर सकते थे, लेकिन यहाँ इतनी डिग्री का है, बस इतना ही कोण है। तो ये कितना कोण है ये नहीं बता सकते, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं, देखो इस कोण का मान ज्ञात करें, फाई थीटा के ज्ञात करिए, फाई थीटा बराबर, देखो इस फाई थीटा को कैसे ज्ञात करेंगे, फाई थीटा बराबर ज्ञात करें इसको, इस कोण को, तो लिख सकते हैं कोस -1 जी अपॉन वाई, इसको भी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कितने डिग्री का कोण होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच होगा। इसलिए कह सकते हैं इस परिपथ का पावर फैक्टर क्या होगा, इस परिपथ का पावर फैक्टर 0 से 90 डिग्री के बीच लीडिंग होगा। कैसा होगा, लीडिंग हो। मैंने जितनी बातें बताई वो सारे लिख लेना, 0 से 90 डिग्री के बीच लीडिंग होगा, ये इस परिपथ का पावर फैक्टर होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अब आप ये बताना कि आपको वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, या कुछ रह गया, या कुछ बच गया जो बताया नहीं। आपके मन में इस वीडियो के प्रति कोई विचार हो, कोई समस्या हो, या आपको कन्फ्यूज़ हो, कोई डाउट बच गया हो, वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कमेंट्स ज़रूर करना, बताना ज़रूर कि सर हमें समझ में आया है, कैसा समझ में आया है, क्या आपके मन में इस वीडियो के प्रति विचार हुए हों। तो दोस्तों ये तो था आपका एसी में आरसी पैरेलल परिपथ क्या होता है, उस पैरेलल परिपथ को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पूरे परिपथ का संपूर्ण हल कैसे कर सकते हैं। जो आप लोगों को फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम मैंने बताया, ये क्या है, वेक्टर डायग्राम के आधार पर सब कुछ मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अगली वीडियो में और क्या देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे परिपथ में आरएलसी समानांतर परिपथ क्या होता है, एसी का आरएलसी समानांतर परिपथ क्या होता है। फिर साथ में देखेंगे एडमिटेंस त्रिभुज क्या होता है, जो कि आरएलसी आरएल आरसी सभी परिपथों का संपूर्ण हल हो जाता है। उसके अनुसार कैसा पैरेलल सर्किट का हल होता है वो उस अगले वीडियो के साथ देखेंगे। दोस्तों ये जो सर्किट चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।